स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर अब हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल एम्पायर हम जो हमारे देश में दिल्ली सल्तनत के बाद जो रूलर्स आए थे वो मुग़ल्स थे, ठीक है। उनका जो एम्पायर था उसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो ruling as large a territory as the Indian continent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages, ठीक है। कि हमारा देश आपको पता है शुरू से कितना ज़्यादा बड़ा रहा है, कितनी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग कल्चर्स हैं सबके। तो उस तरह की टेरिटरी को रूल करना, उस तरह के जगह की को समझना, वहाँ के लोगों को समझना, तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था किसी रूलर के लिए मिडिल एजेस के टाइम में ख़ास तौर से ज़्यादा। वैसे आज भी इतना आसान नहीं है हमारी इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को रूल करना, लेकिन उस टाइम में जो रूलर्स बाहर से आए थे स्पेशली उनके लिए समझना, जो कि वहाँ नहीं रहते थे शुरू से, उनके लिए समझना और फिर उसको रूल करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. तो मुगल्स ने लेकिन ये काम करके दिखाया। अब तक के जितने भी रूलर्स रहे थे पहले के, उन लोगों ने जितना एम्पायर अपना खड़ा किया था वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कर पाए थे, लेकिन मुगल्स ने इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उलट क्या किया था, एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया था जो अब तक के जितने भी रूलर्स, जितने भी डायनेस्टीज़ आई थी वो नहीं अकम्प्लिश कर पाई थी, ठीक है। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। और बाद के समय में, बाद के जो 16th सेंचुरी के हाफ पार्ट में दे एक्सपेंडेड, उन्होंने अपनी किंगडम को कहाँ से कहाँ तक फैलाया, आगरा और दिल्ली से अनटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द, मतलब शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने, आगरा और दिल्ली से की थी, लेकिन जब पूरी 17th सेंचुरी ख़त्म होने तक आई तब तक उन्होंने पूरे लगभग सब कॉन्टिनेंट को, यानी पूरे इंडिया को कंट्रोल में कर लिया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर खड़े किए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा खड़ा किया उन्होंने जो कि, और ऐसी इस तरह की गवर्नेंस, इस तरह की सरकार अपनी बनाई, अपने आइडियाज़ जो चलाए, ठीक है, वो उनके रूल को ज़्यादा लंबे समय तक रख पाए। मतलब उनकी जो पॉलिसीज़ थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से ही वो इतने आगे तक रूल कर पाए। लीविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स इन द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और उन्होंने इस तरह की एक लेगेसी, यानी कि एक इस तरह की विरासत टाइप से छोड़ दी, ठीक है, जो उनके आगे आने वाले रूलर्स इग्नोर नहीं कर सके। यानी कि अपनी एक तरीके से छाप उन्होंने छोड़ी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, ठीक है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो एड्रेस करते हैं नेशन को इंडिपेंडेंस डे पर, वो क्या करते हैं, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। यानी कि आपको सबको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे, जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है तो रेड फोर्ट जो मुग़लों ने बनवाया था, ठीक है, और जो कि दिल्ली में है, वो क्या था, मुग़लों का घर था, वहीं से लोगों को संबोधित करते हैं। ये देखिए जो इमेज है ये रेड फोर्ट की हमको दिख रही है, ठीक है। आप सब पहचानते हैं वैसे, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो सब लोग तो ऑब्वियसली गए होंगे, और बाकी बाहर से भी लोग रेड फोर्ट या और भी जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो मुग़ल रूल्स में जो बने थे रूल में, तो उनको देखने के लिए आते हैं। और ये हमारी एक तरीके से हमारे कल्चर की एक तरह से पहचान भी है, जिस तरीके से हमारी कल्चर डेवलप हुआ, किस किस तरीके से आर्किटेक्ट पर, पेंटिंग्स पर, म्यूज़िक पर इन मुग़लों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हु वर द मुग़ल्स, तो ये मुग़ल्स थे कौन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, द मुग़ल्स वर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लीनिएजेस ऑफ द रूलर्स। तो मुग़ल्स कोई एक, जैसे हम ख़ानदान बोलते हैं, उस एक ख़ानदान के नहीं थे, वो क्या थे, दो जातियों की लीनिएज थे, यानी कि उनके बाद के जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं वो थे। और मदर की साइड से वो डिसेंडेंट्स किसके थे, गेंगिस खान के, ठीक है, जो 1227 में मर चुका था, और वो एक मंगोल रूलर था, और जो कि चाइना के और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स पर रूल करता था, ठीक है। तो मदर की साइड से वो मुग़ल्स किसके वंशज थे,
अब वो थे गेंगिस खान के। एंड फ्रॉम देयर फादर साइड, फादर की साइड से वो सक्सेसर थे तैमूर के, ठीक है, जो कि 1404 में मर गया था। वो ईरान का रूलर था और इराक का मॉडर्न डे टर्की आज हम उसे बोलते हैं। तो जो मुग़ल थे वो अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ये एक फैक्ट है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेंगिस खान की जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा इस तरह की थी, उसने की बहुत सारी मारकाट की थी लोगों के साथ, ठीक है। तो वो इस तरीके से याद किया जाना नहीं चाहते थे खुद को कि हम भी इस तरीके से जाने जाएं। तो वो अपने आप को उज़्बेक्स जो थे देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, तो उनके साथ भी वो जुड़े हुए थे। एंड ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री। तो यानी कि एक और रीज़न था कि वो अपने आप को गेंगिस खान से एसोसिएटेड नहीं होना पसंद करते थे, क्योंकि वो उज़्बेक से भी लिंक करते थे, यानी कि उनके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। इसलिए वो अपने आप को तैमूर के ख़ानदान का कहलाया जाना ज़्यादा पसंद करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, ठीक है। तो वो इतना अपने आप को तैमूरिड एंसेस्ट्री से पहचाना जाना पसंद करते थे कि वो क्या करते थे, अपनी उस जीनियोलॉजी को पिक्टोरिकली यानी कि पिक्चर्स बना के सेलिब्रेट करते थे। यानी कि हर रूलर क्या करता था, अपने आप को इस तरह की पिक्चर्स में दिखाता था कि वो तैमूर भी है और वो खुद भी है, ठीक है। तो जैसे आप फिगर 2 देखेंगे, ये भी इस तरीके की एक ग्रुप फोटोग्राफ शो होती है, ठीक है। आप इसकी यहाँ डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ये डिटेल्स इस पिक्चर के साथ में लिखी हुई है। नाउ मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर जो था, ठीक है, पहला मुग़ल शासक कहा जाता है वो। तो द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, जो कि आपको ये डेट याद रखनी है, 1526 से 1530 तक इसका रूल चला, सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब बाबर ने क्या किया, सबसे पहले फरगाना के सिंहासन पर बैठा 1494 में, जबकि वो सिर्फ 12 साल का था, और ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। अब उसको लेकिन अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी वहाँ से, क्योंकि एक और मंगोल इन्वेजन हो गया था, ठीक है। तो उसको वो गद्दी छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। द उज़्बेक्स, मंगोल ग्रुप कौन सा था जो उनका इन्वेजन था, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो उनके दुश्मन थे, उज़्बेक्स थे। और कुछ सालों तक घूमने के बाद उसने काबुल पे अपना, ये जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है, 1504 में उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है। एंड 1526 में फिर उसने दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लिया और इब्राहिम लोदी को हराया था जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, और कैप्चर किया था दिल्ली और आगरा को, ठीक है। एंड टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स, study it carefully and see if you can notice any long term patterns। तो ये जो टेबल 1 है अगले पेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये इस टेबल में क्या है, सारे मुग़ल एम्परर्स के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसको पढ़िए उसको, एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। तो क्या आप सबकी जो लाइफ थी इनकी, जो इन्होंने बैटल्स लड़ी, ठीक है, उनमें आप एक कोई पैटर्न नोटिस कर सकते हैं नहीं, ठीक है, कि अफ़गान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट, कि ये पैटर्न था एक कि अफ़गान्स जो थे उनसे इन्हें खतरा था, मतलब कि वो इनके लिए हमेशा किसी न किसी रूप में खतरा बने ही हुए थे, ठीक है। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। और अहोम्स जो थे, जो आसाम की साइड होते हैं, ठीक है, उनके और मुगल्स के बीच का आप रिलेशनशिप भी देखिए, वो चैप्टर 7 में भी है। और सिक्स से रिलेशन कैसा था वो चैप्टर 8 और 10 में है। और मेवाड़ और मारवाड़ ये चैप्टर 9 में है। तो ठीक है, ये आगे के चैप्टर्स में है, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, ठीक है। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको जब आप इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल 1 है हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या था इसमें, ठीक है, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि किस तरह के ट्रेडिशन थे उनके सक्सेशन के। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से वो एक राजा के बाद दूसरा राजा, वैसे तो हम बादशाह कहते हैं मुगल्स में, तो वो किस तरीके से एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह किस पैटर्न में बनता था, क्या था उनकी शर्त क्या थी, ठीक है। मुगल्स क्या करते थे, वो इन द रूल ऑफ प्रीमोगेनीचर, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है, ये मैं भी बोलने में थोड़ी अटक गई। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, ठीक है। तो ये एक
एक तरीके की प्रथा थी। उसमें क्या था, जैसे कि अभी भी होता है कि बड़े बेटे को सिंहासन दे दिया जाता है, लेकिन ये लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कोपारसेंट्री को इनहेरिटेंस। वो क्या करते थे, वो इनहेरिटेंस को यानी कि वो राज्य को बराबर बराबर जितने भी बच्चे होते थे उनमें बांट दिया करते थे। तो इस तरीके का जो कस्टम था वो जो तिमुरिद साइड का था, ठीक है। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1। जो हम टेबल 1 में भी हमने पढ़ा नहीं है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपको इस पैटर्न का पता चल जाएगा। और नोट करिए, इसमें क्या बोला है, नोट द एविडेंसेस ऑफ रिबेलियन ऑफ द मुगल प्रिंसेस, यानी कि जितने भी बादशाह के बच्चे होते थे उनके जो रिबेलियंस थे, उन्होंने कैसे विद्रोह करके राजगद्दी हासिल करने की कोशिश की, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। एंड विच डू यू थिंक इज़ द फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, ये प्रिमोगेनिचर ये जो था ये ज़्यादा अच्छा तरीका था या कोपारसेंट्री, ठीक है, ये अच्छा आपको मेथड लगा, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो सबको बराबर भी मिल सकता है या बड़े बेटे को भी मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या कम सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं और कौन कितना काबिल है, ठीक है। तो ये आपके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपसे एक क्वेश्चन है, आजकल के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के, आजकल तो हमारी डेमोक्रेसी है, हम खुद चुनते हैं, तो उस समय के हिसाब से आपको क्या परफेक्ट लगता है कि कौन सा जो मेथड है वो ठीक रहा होगा। अब मुग़ल के रिलेशंस जो अदर रूलर्स के साथ कैसे थे। अब आप जो टेबल 1 में पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने जो कैंपेनिंग की, यानी कि जो अपने युद्ध लड़े, वो कॉन्स्टेंटली करते रहे उन रूलर्स के अगेंस्ट जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं भैया हम आपकी अथॉरिटी नहीं मानते। लेकिन जैसे ही मुग़ल्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंटरीली, यानी कि वो अपनी इच्छा से, जैसे जैसे मुग़ल अब लगा कि ये ज़्यादा पावरफुल हैं तो अब इनसे बैर तो नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी ही मर्ज़ी से उनकी अथॉरिटी को मान लिया। राजपूत लेकिन एक गुड एग्जाम्पल है इस चीज़ का। उसमें से राजपूतों ने क्या किया, अपनी लड़कियों की शादी मुग़लों से करवा दी, ठीक है, मुग़ल फैमिलीज़ में करवा दी, और फिर उनको हाई पोजीशंस मिल गई इस वजह से उनके दरबार में, ठीक है। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, लेकिन बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने उनका विरोध भी किया, ठीक है। तो आपको ये मैप में भी शो हो जाएगा कि किस तरीके से मुगल्स का साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। द सिसोदिया राजपूत, तो सिसोदिया की एक ब्रांच है सिसोदिया राजपूत, जो मेवाड़ के थे, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था मुग़ल अथॉरिटी को बहुत लंबे समय तक। लेकिन एक बार जब उनको हरा दिया मुगल्स ने, तो उन्होंने क्या किया, मुगल्स ने उनको सम्मान के साथ ट्रीट किया और उनको लैंड्स भी दे दी। लैंड्स मुगल्स के टाइम में वतन कही जाती थी, ठीक है, बैक एज असाइनमेंट्स वतन जागीर, ठीक है। और द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग, ठीक है। तो मुग़लों ने क्या किया, एक बैलेंस बना के रखा कि जिसको हराया उसकी बेइज्जती नहीं की अपने ओपोनेंट्स की। इससे क्या हुआ, मुगल्स की और ज़्यादा फेम बढ़ गई, एक्सटेंड कर पाए वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत सारे किंग्स और चीफटेन्स पर। तो मतलब कि एक इनका बहुत अच्छा तरीका था कि किसी को बेइज्जत ना करना, बल्कि उनको ऐसे डेजिग्नेशंस दे देना जिससे उनका सम्मान भी रह जाए और वो उनको उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी भी अप्रूव कर पाएँ, ठीक है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप देयर बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन ये बैलेंस हमेशा नहीं रखा जा सकता था। कुछ कुछ ऐसे भी रूलर्स होते थे जो कि बिल्कुल ही उनसे लगातार लड़ते ही रहते थे, ठीक है, और उनकी अथॉरिटी नहीं मानते थे, तो उनके साथ तो इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते थे वो, ठीक है। लुक एट द टेबल अगेन, आप जो उस टेबल को पढ़ेंगे उसमें औरंगज़ेब जो इंसल्ट करता रहा शिवाजी की, ठीक है, शिवाजी के बारे में आप देखेंगे कि उन्होंने एंड तक हार नहीं मानी और औरंगज़ेब को पूरी टक्कर दी और उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी स्वीकार नहीं की। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट, ठीक है। तो जो उसने इंसल्ट की औरंगज़ेब ने शिवाजी की, तो इसका आगे आप पढ़ेंगे, जब आप मराठास के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी और उनके डिसेंडेंट्स ने क्या किया, ठीक है, अपनी बेइज्जती के बदले में शिवाजी ने क्या किया, ठीक है। नाउ मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, ये दो टर्म्स हैं, आपको इसके बीच में डिफरेंस समझना होगा। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स एंड द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, तुरानीज जिसे बोलते हैं, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, ठीक है। तो जैसे एम्पायर मुग़लों का एक्सपेंड होता गया, ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स जुड़ते गए मुगल्स के एम्पायर में। उन्होंने क्या किया, अलग अलग
तरह के लोगों को रिक्रूट किया। एंड फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश, तो शुरू में वो एक टर्किश नोबल्स ही कहे जाते थे, अब वो उन्होंने क्या किया, उनको इंक्लूड करा था, अब उन्होंने ईरानियंस को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास और सारे ग्रुप्स उन्होंने अपने उनको डेजिग्नेशंस देनी शुरू कर दी। जिन्होंने मुगल्स को ज्वाइन कर लिया था, मुगल्स की सर्विस को, उनको मनसबदार कहा जाने लगा। ठीक है, अब बताते हैं मनसबदार क्या होता है। ये जो टर्म है मनसबदार, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास एक मनसब होती है। मनसब का मतलब एक रैंक होती है, एक पोजीशन। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स में भी रैंक्स होती हैं और भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, उसमें रैंक्स के बेसिस पे हम डीआईजी और ये एसपी, ये सब एसीपी, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स वन रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिसकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी होगी और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स की जाएंगी। ठीक है, रैंक एंड सैलरी वो डिटर्मिन बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। तो जैसे कि हम 1-2 बोलते हैं ना, कि 1 रैंक, 2 रैंक, क्लास में भी बच्चे आते हैं 3 रैंक, तो ये क्या था, इसको बोला जाता था, इस सीरियल नंबर को बोला जाता था ज़ात। तो जो जितनी बड़ी ज़ात पे है उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी और उतनी ज़्यादा उसकी मिलिट्री पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो हायर द ज़ात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट। जितनी ज़्यादा ज़ात वाला मनसबदार होता था उसकी कोर्ट में उतनी ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन, अच्छी पोजीशन होती थी और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उसमें उसको क्या करना पड़ता था, कुछ स्पेसिफाइड नंबर के सवार यानी कि घुड़सवार उसे मेंटेन करने पड़ते थे कि इतने घुड़सवार उसको रखने ही रखने हैं। ठीक है, और मनसबदार क्या करता था, इन कैवलरी मैन को यानी कि इन घुड़सवारों को लेके आता था फॉर रिव्यू करवाने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन करवाता था, उनके हॉर्सेस को ब्रांड करवाता था, यानी उस पर एक तरीके का ठप्पा लग जाता था कि हाँ ये इस ब्रांड का अच्छा है घोड़ा, उसको मतलब अप्रूव करवाता था। फिर उसको मनी भी मिलती थी टू पे दैम एज सैलरी, और उसको सैलरी के रूप में पैसा भी मिलता था। तो जो मनसबदार थे उनकी जो सैलरीज थी वो कैसे मिलती थी, उनको क्या देते थे, जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, ये जागीर कही जाती थी। ठीक है, तो जागीर दे दी, और जो कि एक तरीके की इक्ताज़ की तरह थी जो हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ी थी। बट अनलाइक मुक्तीज़ मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो हमने पहले इक्ताज़ पढ़ी थी उसमें क्या करते थे कि जो मुक्तीज़ होते थे वो उसी जगह पर रहते थे, वहीं पे देखते रहते, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते थे। लेकिन यहाँ पर मनसबदार क्या करते थे, जो उन्हें जागीर दी जाती थी वो यहाँ नहीं रहते थे। मान लो ये यहाँ रहते हैं, ठीक है, दूसरी जगह रहते हैं और वो यहाँ से इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, दे ओनली हैड राइट्स टू रिवेन्यू, बस यहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे जो उनको काम मिला है। ठीक है, वो कलेक्ट करने के बाद में क्योंकि यहाँ पे अपने नौकर रख देते थे, नौकर इनके कलेक्ट करके इनके पास ले आते थे। वाइल जो मनसबदार थे वो देमसेल्फ सर्व्ड इन द सम पार्ट ऑफ द अदर कंट्री, लेकिन बाकी ये खुद अपनी जागीर में ना रहकर कंट्री के दूसरे पार्ट में सर्व कर सकते थे। ठीक है, या करते थे। अकबर के जो राज्य था, अकबर का जो रूल था, उसमें ये जो जागीर थी इनकी केयरफुली असेसमेंट करवाई गई जिससे कि रिवेन्यूज़ उतना आए इक्वल टू द सैलरी। ऐसा नहीं है कि रिवेन्यू तो हम मान लो 100 रुपये लेके आ रहे हैं और सैलरी है 200 रुपये। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जितना रिवेन्यू उतनी ही सैलरी, इस हिसाब से असेसमेंट की गई। ठीक है, बाय औरंगजेब्स रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफिस लेस देन द ग्रांटेड सम। लेकिन औरंगज़ेब का समय आते आते ये बात ख़त्म हो गई और एक्चुअल रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे वो कम होता था जितना उन्हें मिलता था। ठीक है, तो देयर वाज आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब क्या हो गया, उन्हें ज़्यादा मिलने लगा तो मनसबदार बढ़ गए। ठीक है, विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड जागीर। तो क्या था, इसका मतलब है कि उनको जागीर मिलने के बाद से पहले बहुत लंबा वेट करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर। अब जागीरों की कमी पड़ गई क्योंकि जागीरें बची ही नहीं, इतने सारे मनसबदार हो गए। तो इसके रिजल्ट से क्या हुआ, जो बहुत सारे जागीरदार थे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू। अब क्या करते थे वो, उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, फिर वो अब क्या सोचते थे कि जो उनको जागीर मिल गई है उससे जितना रेवेन्यू कमा लो, जितना हो सके उतना खींच लो पैसा। ठीक है, वाइल दे हैड अ जागीर, क्योंकि उनके पास जागीर थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहीं से लेने की कोशिश करते थे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स। अब ये जो चीज़ें हो रही थी औरंगजेब इनको कंट्रोल नहीं कर पाया। लास्ट ईयर में अपने
शासन काल के। एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली। तो जो किसान थे उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सारा प्रेशर उन पर ही पड़ रहा था, रेवेन्यू उनसे ही कलेक्ट किया जा रहा था, चाहे उनकी उतनी ही प्रोडक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनको उतना देना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ? पीजेंट्री को, यानी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नाउ ज़ब्त एंड ज़मींदार। देखिए जो पिक्चर्स हैं इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मनसबदार क्या कर रहा है? मार्च कर रहा है अपने सवार्स के साथ, जो उनको सवार मेंटेन करने पड़ते थे, उनके साथ किसी एडवेंचर्स करने, यानी कि अपने जो उनको भेजा जाता था मिलिट्री कामों के लिए भेजा जाता था, मिलिट्री यूज़ करने के लिए, वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? इसमें एक मिनिएचर है फ्रॉम शाहजहांस रेंज डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अ करप्ट ऑफिसर्स रिसीविंग अ ब्राइब एंड टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीजेंट्स। ठीक है, इतना सारा करप्शन फैल गया था, तो ये उसको शो करती हुई पिक्चर है। अब है ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स। अब पता है कि आपको कि वैसे भी आज भी ऐसा ही है कि हमको इनकम सरकार को कहाँ से मिलती है? जो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, वही उनकी इनकम का मेन सोर्स है। तो उस समय पे भी मुगल रूलर्स का भी इनकम का सोर्स क्या था? टैक्स ही था, जो कि किसानों पे लगाया जाता था। ज़्यादातर जगह पर पीजेंट्स जो टैक्स पे करते थे वो रूरल एलिट्स के थ्रू करते थे, यानी कि वो उस जगह के गांव के अमीर लोगों को वो टैक्स देते थे और वो सीधे राजा या बादशाह तक पहुंचा देते थे। दैट इज़ द हेडमैन ऑन द लोकल चीफ्टेन, उसको जिसे मुखिया कहते हैं ना गांव का, उस टाइप से उनको पे कर देते थे। मुगल्स फिर क्या करते थे? एक टर्म यूज़ करते थे, ज़मींदार। ये सारे जो इंटरमीडिएटरीज थे ना, जो इन लोगों से पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, इन सबको क्या बोलते थे? ज़मींदार। चाहे वो लोकल हेडमैन हो या पावरफुल चीफ्टेन्स हो, कुछ भी हो, इनको ज़मींदार का नाम देते थे। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, ठीक है, उसने बहुत केयरफुल सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का, कि किसानों को कितनी ज़्यादा फसल का उत्पादन हो रहा है, प्राइसेस क्या होने चाहिए, और कितना एरिया कल्टीवेट किया गया है 10 साल के पीरियड में। और 1570 से 1580 के बीच में उसने ऐसा किया, और इस बेसिस पर ये जो डेटा उसने कलेक्ट किया, टैक्स को फिक्स कर दिया कि इस क्रॉप पर इतना ही कैश टैक्स लिया जाएगा, यानी फिक्स कर दिया। इतना नहीं, हर साल की तरह वॉलेटाइल नहीं, उसने फिक्स कर दिया। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू सर्कल्स। हर प्रोविंस को अलग अलग रिवेन्यू सर्कल की, इस जैसे ये एक प्रोविंस है, ये सर्कल में डिवाइड कर दिया। इस सर्कल से इतना टैक्स, इससे इतना टैक्स, ज़मीन के हिसाब से या फसल के हिसाब से। ठीक है, एंड विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग फिक्स कर दिया। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड। लेकिन ये चीज़ वहीं तो हो सकती थी ना जहाँ पर सर्वे करना आसान हो, जिस लैंड पर, और कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स मेंटेन कर सकें। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। कुछ एरियाज थे जहाँ पे ज़मींदारों ने एक बहुत अच्छी पावर का अपना यूज़ करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। अब क्या था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते थे? कहते थे भाई इतना टैक्स आप कलेक्ट करके देंगे ही देंगे। तो अब क्या था, उतना वो नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो उन्होंने उस तरीके उनका जब शोषण होने लगा, तो उसकी वजह से उन्होंने कई बार विद्रोह भी किए। ठीक है, रिबेलियंस किए। कई बार ज़मींदार और पीजेंट्स क्या करते थे, एक ही कास्ट के, वो आपस में मिल जाते थे इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। दीज पीजेंट्स रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी। अब इस तरह के पीजेंट्स रिवोल्ट अगर बार बार होंगे, हर जगह होंगे, तो इस तरीके से एक मुगल एम्पायर को एक चैलेंज मिलता था, यानी उनके लिए खतरा होता था एक। ठीक है, 17वीं सेंचुरी तक ये एक बड़ा खतरा बन चुका था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है अकबरनामा और आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के कोर्ट में। ठीक है, उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। तो अकबर जो था मुगल एम्परर, उसकी क्या पॉलिसीज़ थी, स्पेशलिटी क्या थी? ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन इन बाय अकबर। अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, एंड वर एलेबोरेटरी डिस्कस बाय अबुल फजल इन हिज बुक अकबर नामा। अबुल फजल जो उसके दरबार में रहता था, उसने एक बुक लिखी अकबर नामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी का पार्ट है ये। ठीक है, अकबरनामा। तो अबुल फजल ने क्या एक्सप्लेन किया, जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, जिन्हें सूबा कहा जाता था। और सूबे का हेड कौन होता था? एक सूबेदार होता था, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों कंप्लीट करता था, यानी कि दोनों को देखता था।
हर प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहा जाता। आपको ये याद रखना है कि किस जगह को क्या कहा जाता था और उसके हेड को क्या कहा जाता था, ठीक है। और ये मेंटेनेंस ऑफ पीस, ये क्या करता था दीवान, वो शांति, लॉ एंड ऑर्डर जैसे पुलिस करती है आजकल, तो वो मेंटेन करने का काम करता था। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, सूबेदार दूसरे ऑफिसर्स को की हेल्प लेके ये सब काम करता था, जैसे मिलिट्री पे मास्टर जिसे बख्शी कहा जाता था, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सदर कहा जाता था, ठीक है। और मिलिट्री कमांडर्स जिसे फौजदार कहा जाता था, जैसे पुलिस होती है, टाउन पुलिस जिसे कोतवाल कहा जाता था। तो इन सब की हेल्प से ये दीवान ये सब काम करता था। अकबर जो नोबल्स थे, यानी कि जो अकबर के दरबार में अमीर लोग रहते थे, वो क्या करते थे, कमांड करते थे, मैंने उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ होती थी और उनके पास एक्सेस भी होता था, बहुत सारा रेवेन्यू भी उनके पास होता था। और वाइल दे वर द लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट। शुरू में तो वो बहुत लॉयल थे मुगल अथॉरिटी के, लेकिन धीरे धीरे नोबल्स के पास जब पैसे और आर्मी होने लगी तो उन्होंने अपना एक अलग इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। तो उनकी जो लॉयल्टीज़ थी एम्पायर के लिए वो कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि वो अब उनका इंटरेस्ट पूरा करने लगे। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion with the ulama. अब अकबर क्या था, जब वो फतेहपुर सीकरी में था 1570 के आसपास, तो उसने क्या किया कि उलेमा जो थे, जो रिलीजन के जानकार थे, उनके साथ डिस्कशन करने शुरू कर दिए, और ब्राह्मणों के साथ, जो क्योंकि हिंदू धर्म के जानकार ब्राह्मण थे, और जीसुइट प्रीस्ट यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म के पादरी होते थे, जो रोमन कैथोलिक्स के, और जोरोस्ट्रियंस के साथ भी, ठीक है। ये सारे मतलब जो अपने अपने धर्मों के हेड होते थे, इनके साथ डिस्कशन की कि सब धर्मों में के बारे में जानने के लिए उसने ऐसा किया। तो जो डिस्कशंस थे, ये इबादत खाना एक जगह थी, वहाँ पर होते थे। वो इंटरेस्टेड था रिलीजन्स के बारे में जानने के लिए, लोग कौन कौन से अलग अलग टाइप के धर्म अपनाते हैं, उनमें क्या क्या खास बातें हैं। तो जो अकबर का ये जो इंट्रैक्शन था अलग अलग तरह के लोगों के साथ, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ, उससे उसे क्या पता चला कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स जिन्होंने एम्फोसाइज किया रिचुअल्स एंड डोगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। तो अकबर को ये पता चला कि जो ये रिचुअल्स और डोगमा का मतलब होता है कि इस तरह की का इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसे स्टेटमेंट जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, उसका विरोध नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वो एक बाय गॉड की तरह बिहेव करते थे। बाय गॉड का मतलब कि सिर्फ अपने धर्म को ही मानते थे वो, और दूसरे के धर्म को छोटा समझते थे, बेकार समझते थे। तो उनको ऐसा, अकबर को ऐसा फील हुआ। तो जो टीचिंग्स थी, क्रिएटेड डिविजन्स, तो इस तरह की जो टीचिंग्स वो अपने अपने धर्म के लोगों को सिखाया करते थे, तो वो एक तरीके से लोगों को बांट रही थी, लोगों के बीच में डिसहार्मनी पैदा कर रही थी, उनकी प्रजा के बीच में। तो दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो उसने एक नया धर्म बनाया। उसने सोचा कि सब धर्मों की बुराइयां हटा के मैं अपना एक नया धर्म बनाता हूँ। हालांकि ये धर्म नहीं था, एक तरीके का एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो सब लोगों को फॉलो करना था, लेकिन जिससे कि राज्य में शांति लाई जा सके। तो ये आइडिया ऑफ टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब है कि आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं कि उसके साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करेंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये अकबर ने स्टार्ट किया। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। तो उसकी जो सुलह कुल की जो नीति थी, एक तरीके की पॉलिसी थी, उसका बेसिस था एथिक्स, यानी कि ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस का माहौल हो। तो ये यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल होता था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये टर्म्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर धर्म के अंदर सिखाया जाता है। अबुल फजल ने उसकी हेल्प की इस तरह की विजन ऑफ गवर्नेंस को फ्रेम करने में, जो सुलह कुल का आधार बना। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, ये फिर बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। तो सुलह कुल की पॉलिसी आप समझ गए, एक तरीके का ये एक पॉलिसी थी, ना एक धर्म नहीं था, जिसमें सब धर्मों की जो एक अच्छी बात है उसने इंक्लूड करने की, जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, जो कि लोगों की पीस से, लोगों की एक अच्छी, जो लोगों के अंदर बातें ला सके, अच्छा बिहेवियर लोगों में पैदा कर सके, तो उससे रिलेटेड एक कोड ऑफ कंडक्ट टाइप था जो सब लोगों को फॉलो करना ही था, ठीक है। अब है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो 17th सेंचुरी तक आते आते कैसा था और उसके बाद कैसा रहा मुगल एम्पायर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी जो थी मुगल्स की, उससे ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी आई। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने भी जो यहाँ आए थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये तो बहुत अच्छी धनी जगह थी, यहाँ पे बहुत पैसा था। और कुछ विजिटर्स थे, उन्होंने तो बहुत तारीफ़ की है
अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला है कि इतने सारे धन होने के बाद, इतनी अमीर कंट्री होने के बाद भी, मुगल्स का जो टाइम था उस समय पर, साथ ही साथ कुछ कंट्री साइड पर, यानी कि साइड बाय साइड एक पॉवर्टी भी प्रिवेल कर रही थी। यानी कि इतनी शानदार, आप कहाँ जहाँ पर आप महल देखते हो वहाँ गरीबों के झोपड़े भी देख सकते हो। गरीबी भी फैली हुई थी, जो इनइक्वालिटीज़ थी वो भी देखने लायक थी। डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं 20th ईयर में जो शाहजहाँ के शासन के, तो उससे ये पता चलता है कि जो हाईएस्ट रैंकिंग जो मनसबदार थे वो सिर्फ 445 थे 8,000 में से। यानी कि सिर्फ कुछ लोगों तक ही पावर कंट्रोल थी, मतलब सेंटर्ड थी। और जो स्मॉल नंबर, यानी कि मेयर 5.6% ऑफ द ये होते थे, टोटल मनसबदार का ये 5.6% थे। और इनको 61.5% ऑफ द, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सही नहीं था। ठीक है, उनकी सैलरीज उनके पास चली जाती थी इतनी तो, और उनके ट्रूपर्स तक। तो मुग़ल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स, उन्होंने स्पेंड की, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च किया सैलरीज और सामान पर। और ये जो एक्सपेंडिचर था इससे, लेकिन आर्टिसंस को और पीजेंट्री को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो चीज़ें किस चीज़ की खरीदते थे? जो पीजेंट ने उगाया, जो क्राफ्ट्समैन ने बनाया, वही तो चीज़ खरीदने में उन खर्च करते थे। तो जो कि बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन जो जिस तरीके से हुआ, उसकी वजह से जो अब किसान है उसने सारा पैसा रेवेन्यू में ही दे दिया, तो फिर वो आगे क्या इन्वेस्ट करेगा? आगे फसल कैसे उगाएगा? क्या चीज़ पैसा कहाँ से लाएगा उसके लिए? ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब ज़्यादा लोग इतने गरीब हो गए कि जितना कमाते थे उतना खा लेते थे। ठीक है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? द पुअरेस्ट हो गया ये वाला, एंड द इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं था कि वो कुछ टूल्स खरीद सकें या कुछ और सप्लाईज ला सकें जिससे प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़े। जो सबसे ज़्यादा अमीर किसान होते थे या आर्टिसंस होते थे, मर्चेंट्स और बैंकर्स, उनको फ़ायदा हुआ इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में। ठीक है, इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड द। अब इतने सारे धन ने, इतने सारे रिसोर्सेज से मुग़ल एलिट को फ़ायदा हुआ, उससे वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो गए 17वीं सेंचुरी तक। और जैसी अथॉरिटी मुग़ल एम्परर की धीरे धीरे कम होने लगी, ये जो सर्वेंट्स थे ये पावरफुल सेंटर्स बन गए पावर के। यानी कि अब ये अपने आप को, अपनी अथॉरिटी शो करने लगे। और उसकी वजह से क्या हुआ? अपनी अपनी अथॉरिटी बनाने से अपनी अपनी जगह पर उनकी अलग अलग डायनेस्टीज़ कंस्टिट्यूट हो गई। और जैसे कि हैदराबाद की अलग डायनेस्टी, अवध की अलग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुग़ल एम्परर को तो रिकग्नाइज़ किया कि हाँ हमारे ऊपर ये लोग हैं, मतलब हमारे मास्टर हैं। लेकिन बाय द 18th सेंचुरी तक जो प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, लेकिन अपनी आइडेंटिटी भी इन्होंने अप्रूव कर ली। वी विल रीड मोर अबाउट दैम इन चैप्टर 10। तो इसके बारे में चैप्टर 10 में ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारी टेबल 1 पीछे रह गई थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते, क्योंकि ये जितने भी किंग्स हैं, एम्परर्स हैं मुग़ल टाइम के, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाबर क्या था 1526 से 1530 तक? इसने क्या किया? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, जो एक अफ़गान सपोर्टर था पानीपत में। 1527 में उसने क्या किया? राणा सांगा को हराया, एक राजपूत रूलर था, और खानवा की जगह पर। और 1528 में उसने राजपूतों को हराया चंदेरी में, और उसने एक आगरा और दिल्ली पर अपने डेथ से पहले कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद आया हुमायूं 1530 से 1540 तक। उसके बाद फिर लेकिन शेरशाह सूरी आ गया था, जो सूर वंश का था। फिर 1555 से 1556 तक दोबारा आया। ठीक है, हुमायूं ने क्या किया? अपने इनहेरिटेंस को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। उसके जो ब्रदर्स थे उसको एक एक प्रोविंस मिला। जो उसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसके जो एम्बिशंस थे उससे हुमायूं की ताकत थोड़ी कम हुई, वो अफगान कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कम हो गई। शेर खान ने क्या किया? हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हरा दिया, और कन्नौज में भी 1540 में उससे वो ईरान भाग गया। तो ईरान में हुमायूं ने एक हेल्प मिली उसे सफ़ाविद शाह की, और फिर उसने दिल्ली को फिर दोबारा से कब्ज़े में ले लिया, लेकिन वो अगले ही साल मर गया एक्सीडेंट में। फिर आया अकबर। अकबर क्या था? 13 साल का था जब वो एम्परर बना था। उसके शासन में 3 टाइम आए। ठीक है, 1556 से 1570 तक वो इंडिपेंडेंट बन गया, क्योंकि पहले बैरम खां उसका गार्जियन था, और एंड अदर मेंबर्स जो थे उसके डोमेस्टिक स्टाफ थे, पहले वो उनके
अंडर में था। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, मिलिट्री कैंपेन्स जो लॉन्च किए गए अगेंस्ट द सूरीज एंड द अदर अफगान्स, अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना, तब ये काम किए उसने। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ द हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम, जो उसका स्टेप ब्रदर था, एंड द उज़्बेक्स, ठीक है, इनके रिवोल्ट को दबाया उसने। इन 1568 सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ भी कब्जे में की, और 1569 में रणथंभौर। जो आपको ये बॉक्स में जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। 1570 से 1585 में मिलिट्री कैंपेन्स हुए गुजरात में। उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी हुए। और ये जो कैंपेन्स थे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। 1579 से 1580 का जो रिवोल्ट हुआ इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा। अब 1585 से 1605 तक ये जो एक्सपेंशन अकबर ने अपने एम्पायर का किया, कैंपेन्स उसने लॉन्च किए नॉर्थ वेस्ट में भी। कांधार को कब्जे में लिया सफ़ाविद से, और कश्मीर को अपने में मिलाया, और काबुल को भी मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद। तो जो कैंपेन्स थे इन डेक्कन स्टार्टेड, यानी दक्षिण की साइड भी उसने अपने कैंपेन स्टार्ट किए। बरार में भी खानदेश और ये जो अहमदनगर थे ये सब अपने में मिला लिए गए, यानी साउथ की साइड भी उसने कैंपेनिंग की। अपने शासन के लास्ट के ईयर्स में जो प्रिंस सलीम है, ठीक है, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसके विद्रोहों के चक्कर में वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, वो अपने शासन पे ध्यान नहीं दे पाया। फिर उसके बाद जहांगीर आया। 1605 से 1627 तक मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने शुरू किए थे वो उसने कंटिन्यू किए। सिसोदिया रूलर्स मेवाड़, अमर सिंह एक्सेप्टेड, उन्होंने मुग़ल की सेवा करना एक्सेप्ट किया। एंड लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स जो थे वो सिख्स के अगेंस्ट थे, और अहोम्स के और अहमदनगर के, ठीक है। प्रिंस खुर्रम जो शाहजहाँ था, ठीक है, फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ के नाम से जाना गया, जो वो उसके लास्ट जो उसने अपने बाप के संग किया, वो उसके बेटे ने भी उसके साथ यही किया, उसने विद्रोह किया। द एफर्ट्स ऑफ द नूरजहाँ, जहांगीर की जो वाइफ थी, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, तो उसको साइडलाइन करने की जितनी भी कोशिशें की जहांगीर की वाइफ ने, नूरजहाँ जो थी, वो अनसक्सेसफुल हुई। फिर शाहजहाँ क्या एम्परर बन गया 1627 से 1658 तक। मुगल कैंपेन्स चलते रहे डेक्कन, इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ, एंड द अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। कैंपेन्स लॉन्च किए गए अहमदनगर में। द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड द उड़छा सीज्ड, एंड इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स। इनके सारे कैंपेन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। सारे याद नहीं रखने, आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बस। इन 1632 अहमदनगर को फिर फाइनली एनेक्स कर लिया गया, और बीजापुर को फोर्सेस यूज फॉर पीस। इन 1657 से 1658 तक कॉन्फ्लिक्ट किसका हो गया? ओवर सक्सेशन। फिर वही गद्दी के लिए लड़ाई शाहजहाँ के बेटों के बीच में। औरंगज़ेब उसमें से जीता अपने 3 भाइयों के साथ। उसके 3 भाई और कौन से थे? दारश को उसको मार दिया, और शाहजहाँ जो था उसको जेल में बंद कर दिया। किसने? औरंगज़ेब ने। फिर औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को हराया उसने 1663 में, लेकिन उन्होंने फिर रिबेल कर दिया दोबारा से 1780 में। कैंपेन्स जो नॉर्थ वेस्ट में थे यूसुफ जाई के अगेंस्ट और सिख्स के अगेंस्ट, वो भी टेम्परेरी ही सक्सेसफुल हुए। मुग़ल इंटरवेंशन जो थी सक्सेशन पॉलिसीज़ में, इंटरनल पॉलिसी जो उन्होंने राठौर राजपूत राजाओं के बीच में उनके राज्य में थोड़ा दखल देने की कोशिश की, उससे क्या हुआ? विद्रोह पैदा हुए। कैंपेन जो उसने कि मराठा चीफ्टन शिवाजी, वो शुरू में तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी की जो इंसल्ट की, फिर वो शिवाजी क्या कर गए? वहाँ भाग गए, आगरा चले गए। आगरा से डिक्लेयर उन्होंने क्या किया? फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया और मुगल्स के खिलाफ अपने कैंपेन जारी रखे। प्रिंस अकबर जो था औरंगज़ेब का बेटा, उसने रिबेल कर दिया औरंगज़ेब के खिलाफ, और फिर उसे सपोर्ट मिला किससे? मराठाओं से और दिल्ली डेक्कन सल्तनत से, ठीक है। ही फाइनली फ्लेड टू सफ़ाविद खान आफ्टर अकबर्स रिबेलियन। अकबर के रिबेलियन के बाद औरंगज़ेब ने अपनी आर्मी भेजी डेक्कन सल्तनत के खिलाफ, क्योंकि उसने शरण दे दी थी अकबर को। तो बीजापुर को फिर मिला लिया 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में। फिर 1698 में औरंगज़ेब ने पर्सनली मैनेज किया कुछ कैंपेन डेक्कन की साइड मराठाओं के खिलाफ, जो कि
गुरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो करते थे। औरंगज़ेब ने फेस किया रिबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ओम्स एंड द डेकन्स ऑफ द मराठास। फिर जो उसकी डेथ थी उसके बाद उसके बेटों में भी सक्सेशन के लिए लड़ाई चलती रही। बाद के जो जितने भी पोस्ट मुगल्स थे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, मतलब उनकी कोई भी स्टेबल एक तरीके से रूल नहीं दे पाया। तो स्टेबल रूल औरंगज़ेब के टाइम तक ही चला, उसके बाद थोड़े बहुत चलते रहे। फिर अंग्रेज़ आ गए थे बाद में, फिर वो अंग्रेज़ों का टाइम शुरू हो गया। वो आप बाद में अगली चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे अगले क्लासेस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में मुगल्स के बारे में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, वैसे बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके नहीं है, वो अगली क्लासेस में है। तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी कि मुगल्स क्या थे, आए कहाँ से थे, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, तो उसके बारे में आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज आपको मिली होगी। उसको आपको याद रखना है। आपको इनके डेजिग्नेशंस, इनके क्या जो कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ये दिए गए हैं मुगल्स, मनसब, जागीर, ज़ात, ये क्या होते हैं, ठीक है। आपको इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा इस वीडियो में आप मुझे बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।